आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम इतिहास विषय में राजपूत काल पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, और आज के टॉपिक में हम दो वंश लेंगे, जिसमें से पहला वंश परमार वंश है और दूसरा पाल वंश है। उत्तर भारत में यदि राजपूत काल में परमार वंश की बात करेंगे तो इन्हें परमार वंश एक विशेष नाम से जाना जाता था, जिसे कहते थे पवार। अर्थात प्रारंभ में इन्हें परमार वंश के लोगों को पवार के नाम से जाना जाता था, और एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद अभिलेख के अनुसार ऐसा माना गया कि यह जो परमार वंश था यह मुख्यतः राष्ट्रकूट जाति के थे। ने क्या बताया कि अहमदाबाद अभिलेख के अनुसार परमार वंश के लोगों को क्या जाना गया कि यह मुख्यतः राष्ट्रकूट जाति के थे। नवीं शताब्दी में माउंट आबू पर्वत के आसपास अपने राज्य की स्थापना करते हैं। समय क्या है? नवीं शताब्दी, और स्थान क्या है? राजस्थान का माउंट आबू। इसी माउंट आबू के आसपास इन्होंने नवीं शताब्दी में अपने साम्राज्य की स्थापना की है। और जो इस वंश का संस्थापक राजा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो क्या है? उपेंद्र अथवा कृष्णाराज। इस परमार वंश का जो संस्थापक राजा है, इसका नाम क्या है? उपेंद्र अथवा कृष्णाराज। दोनों नाम से ये इतिहास में जाना गया है। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि परमार वंश के लोग प्रारंभ में पवार के नाम से जाने जाते थे। अहमदाबाद अभिलेख के अनुसार इस वंश के जो लोग थे, इन्हें राष्ट्रकूट के नाम से, यह राष्ट्रकूट थे ऐसा कहा जाता था। और नवीं शताब्दी के आसपास वर्तमान समय में राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य या शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और समय के साथ धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे। परमार वंश के अगर मुख्य शासकों की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया पहला नाम किसका आता है? उपेंद्र अथवा कृष्णाराज का। यह सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। उपेंद्र अथवा कृष्णाराज पहला ऐसा शासक था जिसने परमार वंश की स्थापना की थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम क्या था? श्रीहर्ष। क्या नाम था? श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था मुंज। श्रीहर्ष के बाद जो अगला शासक आता है परमार वंश का, उसका क्या नाम था? मुंज। और मुंज के बाद भोज, और भोज के बाद जो अगला इसका शासक है उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। और जय सिंह के बाद परमार वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ है वो क्या था? उसका नाम था उदयादित्य। नाम क्या था? उदयादित्य। तो इस प्रकार उपेंद्र अथवा कृष्णाराज, इसके बाद श्रीहर्ष, और श्रीहर्ष के बाद मुंज, मुंज के बाद भोज, और भोज के बाद जय सिंह, तथा परमार वंश का जो अंतिम शासक माना गया है वो क्या है? उदयादित्य। और हमने अभी बताया कि उपेंद्र या कृष्णाराज इस परमार वंश का क्या है? संस्थापक शासक है। इसने इस वंश की क्या की है? स्थापना की है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक है वो क्या है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ये क्या है? उपेंद्र अथवा कृष्णाराज के बाद दूसरा अत्यंत प्रतिभाशाली शासक था। और इसके संबंध में जो आपके एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कृष्णाराज या उपेंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली शासक है और इसने अपने समय में क्या है, सम्राट की उपाधि धारण की थी। श्रीहर्ष के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम क्या था, मुंज। अगर मुंज के समय अवधि की बात करें तो 937 से 955 ईस्वी के मध्य है। और कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी अधिक प्रगति की थी। और इस प्रकार क्या कहा जाता है कि कुछ छोटे छोटे शासक वर्ग हुआ करते थे उस समय, उनको मुंज ने क्या किया है, जीता है। और उन छोटे छोटे शासक वर्ग के लोगों में जिनको जीता था उनमें जो महत्वपूर्ण थे वो कौन से थे, लाट। उस समय लाट के बाद चोल, कलचुरी, चेदी। लाट, चोल, कलचुरी, चेदी, इन शासकों को मुंज ने क्या किया था कि इनको जीत करके अपने साम्राज्य में इसने इनको मिला लिया था। और कहा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो क्या है, कहते हैं कि इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। क्या है, इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। उन उपाधियों में जो उपाधियां हैं वो क्या हैं, जैसे उत्पल राज। क्या है, उत्पल राज। श्री वल्लभ, यह भी एक उपाधि थी। क्या है, श्री वल्लभ, उत्पल राज, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष। अगली जो उपाधि थी वो क्या थी, अमोघ वर्ष। इसके संबंध में कहा जाता है कि इसने चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को, कौन से राजा थे, चालुक्य राजा, नाम क्या था, तैलप द्वितीय। इस मुंज ने इन्हें 6 बार युद्ध में हराया था। 6 टाइम्स, 6 बार युद्ध में हराया था। और कहते हैं कि जब यह 7वीं बार हम चालुक्य राजा तैलप पर आक्रमण करने गया तो इसे बंदी बना लिया जाता है और इस मुंज राजा को वहीं पर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार इसका अंत हो जाता है। और कहा जाता है कि यह जो मुंज था साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति का तो अनुसरण कर ही रहा था, इसके साथ साथ कहते हैं कि यह अत्यंत साहित्य कला प्रेमी था। क्या था, साहित्य कला प्रेमी था। और इसने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। क्या किया था कि विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। और कहते हैं कि जो उनमें से प्रमुख विद्वान थे वो क्या थे, पद्मगुप्त। पहला विद्वान क्या था, पद्मगुप्त। पद्मगुप्त के बाद धनिक भट्ट। कौन था, धनिक भट्ट। और धनिक भट्ट के बाद जो अगला विद्वान जिसका नाम इतिहास में दर्ज है वो क्या था, धनंजय। और धनंजय के साथ एक नाम और आता है जो महत्वपूर्ण विद्वान था, हलायुध। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि मुंज ने जो है कुछ उपाधियां धारण की थी
और जो यह उपाधियां थी, इन उपाधियों को क्या कहा गया था? उत्पल राज कहा गया, अमोघ वर्ष कहा गया और श्री वल्लभ कहा गया। इसके साथ साथ ऐसा इतिहास में दर्ज है कि चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय को ये 6 बार युद्ध में हराता है और 7वीं बार जब ये युद्ध करने जाता है तो ये हार जाता है और इसको पकड़ा जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण देता था। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का अगर जिक्र करें तो क्या है? पद्मगुप्त, धनिक भट्ट, धनंजय और हलायुद्ध जैसे विद्वान इसके राज दरबार में रहा करते थे और ये अत्यंत साहित्य और कला का प्रेमी था। इसके बाद जो अगला राजा आता है, शासक आता है, उसका नाम क्या है? भोज। भोज के अगर समय अवधि की बात करें तो यह समय अवधि 1018 से 1060 के मध्य मानी गई है। 1018 से 1060 ईस्वी के मध्य मानी गई है। भोज को कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज। और कहते हैं कि परमार वंश में भोज सबसे अधिक विद्वान था। ये क्या था? विद्वान था और इसे सबसे अधिक या इसे सर्वश्रेष्ठ शासक के नाम से जाना जाता था। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है। और कहा जाता है कि जो भोज था इसने कल्याणी के चालुक्यों को युद्ध में हराया था। कल्याणी के चालुक्यों को युद्ध में क्या किया था? हराया था। इसके अलावा इसने कलचुरी राजा गंगदेव को भी हराया। कलचुरी राजा गंगदेव से युद्ध होता है और गंगदेव से युद्ध होने के बाद ये गंगदेव को क्या करता है? हरा देता है। कहते हैं कि प्रतिहारों पर, किस पर? प्रतिहारों से इसका युद्ध होता है और बिहार पर इसने प्रतिहारों को हराकर वो बिहार की शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है और वहाँ पर जो प्रतिहार शासन कर रहे थे युद्ध में, ये क्या है? उनको हरा देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अत्यंत दानशील व्यक्ति था। क्या था? दानशील व्यक्ति था। हमने हर्ष के संबंध में कहा था कि वह प्रयाग आता था और यहाँ के कुंभ में क्या करता था? धन दौलत को दान कर देता था। हर्ष के संबंध में ऐसा कहा जाता है। और भोज भी कुछ ऐसी ही व्यक्तित्व का शासक था कि ये क्या था? अत्यंत दानशील व्यक्ति था और साहित्य कला का प्रेमी था। ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं शासक ने 28 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 28 ग्रंथ, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इसकी रचनाएं हैं, जैसे सरस्वती कंठ भरण। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण ग्रंथों में पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? सरस्वती कंठ भरण। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका ग्रंथ था उसका नाम था श्रृंगार प्रकाश। क्या नाम था? श्रृंगार प्रकाश। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका ग्रंथ है वो क्या है? प्राकृत व्याकरण। क्या है? प्राकृत व्याकरण। इसके बाद पतंजलि योग सूत्र कृति। अगली इसकी रचना क्या थी? पतंजलि योग कृत सूत्र। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कूर्म शतक। अगली इसकी रचना क्या थी? कूर्म शतक। क्या है? कूर्म शतक। और इसके बाद चंपू रामायण का, और चंपू रामायण का के बाद श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। एक और महत्वपूर्ण इसकी रचना थी तत्व प्रकाश। क्या है? तत्व प्रकाश। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि साहित्य और कला का प्रेमी था। इसने अपने समय में 28 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने बताया: सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, पतंजलि योगकृत सूत्र, कूर्म शतक, चंपू रामायण का, श्रृंगार मंजरी और तत्व प्रकाश। उदयपुर अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसने अपने शासन काल में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। क्या है कि जो उदयपुर अभिलेख है, अभिलेख का नाम क्या है? उदयपुर। तो उदयपुर अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसने अपने समय में यह मंदिरों का निर्माण अत्यधिक कराया था और मंदिरों के निर्माण के लिए क्या है? जाना जाता था। और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि भोपाल के दक्षिण में एक नगर है जिसका नाम था भोजपुर। मैंने क्या बताया कि भोपाल है, वर्तमान भोपाल के दक्षिण में एक नगर है भोजपुर, उसको इसने बसाया था। क्या है? इसने बसाया था। कहते हैं कि इसके बाद जो अगला शासक था वो कौन था? जयसिंह था। और जयसिंह के बाद जो अगला शासक आता है वो क्या है? उदयादित्य। उदयादित्य के संबंध में क्या जानना है कि यह परमार वंश का अंतिम शासक था। यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती है। इसके अलावा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर हमला करता है। मालवा पर हमला करता है और हमला करके इसको युद्ध में हरा देता है और इसी के साथ परमार वंश की समाप्ति हो जाती है और अगला वंश आता है इतिहास के पन्नों में, जिसका नाम क्या है? पाल वंश। पाल वंश कहते हैं कि प्राचीन क्षत्रिय कुल से संबंधित है। इतिहासकारों का मानना है कि यह प्राचीन कुल क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। कौन? पाल वंश। चूंकि पाल वंश के लोग अपने नाम के आगे पाल शब्द लगाते थे। कौन सा शब्द? पाल शब्द लगाते थे, इसलिए इन्हें या इन शासकों को पाल वंश शासक के अंतर्गत रखा गया है। पाल वंश के जो लोग थे ये क्या है कि समय के साथ धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और पाल वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला शासक हुआ है जिसने पाल वंश की स्थापना की है, उसका नाम क्या था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक शासक किसे माना गया है? गोपाल को। गोपाल के बाद एक अगला प्रमुख शासक आता है जिसका नाम था धर्मपाल। तो पहला शासक क्या हो गया? गोपाल। गोपाल के बाद अगला शासक धर्मपाल, और धर्मपाल के बाद अगला शासक कौन है? देवपाल। क्या है? देवपाल। देवपाल के बाद नारायण पाल। अगला शासक कौन है?
नारायण पाल और नारायण पाल के बाद महीपाल प्रथम। अगला शासक कौन आता है? महीपाल प्रथम। और महीपाल प्रथम के बाद नयपाल और नयपाल के बाद रामपाल। क्या है? रामपाल। तो हमने क्या बताया कि जो पहला शासक था पाल वंश का वो कौन था? गोपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल और इसके बाद नारायण पाल, नारायण पाल के बाद महीपाल प्रथम और इसके बाद नयपाल और नयपाल के बाद क्या है? रामपाल। ये कुछ क्या है? पाल वंश के प्रमुख शासक हैं। गोपाल को क्या कहा गया? पाल वंश का संस्थापक। इसके बाद धर्मपाल। धर्मपाल के संबंध में कहा जाता है कि 770 ईस्वी से 780 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया है। इनकी समय अवधि क्या है? 770 से 780। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो धर्मपाल थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को मानते थे और कहते हैं कि बिहार में, बिहार के भागलपुर में, कहां? बिहार राज्य के भागलपुर स्थित, बिहार में भागलपुर गंगा नदी के तट पर इन्होंने एक बिहार बनवाया था जिसका नाम था विक्रमशिला। इस बिहार का नाम क्या था? विक्रमशिला। और कहते हैं कि यह विक्रमशिला भविष्य में उस समय एक महान विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। क्या है? महान विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। तो हमने क्या देखा कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के तट पर ये क्या है? एक बिहार बनवाते हैं। उस बिहार का नाम क्या था? विक्रमशिला। और विक्रमशिला समय के साथ उस समय एक महान विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या था? देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। देवपाल ने 810 ईस्वी से लेकर के 815 ईस्वी तक के मध्य में शासन किया है। और देवपाल के संबंध में कहा जाता था कि इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसके दरबार में ब्रजदत्त नामक एक कवि रहता था। क्या नाम था? ब्रजदत्त। इसका जो दरबारी कवि था वो क्या नाम था उसका? ब्रजदत्त। और ब्रजदत्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लोकेश्वर शतक। क्या नाम था? लोकेश्वर शतक। और देवपाल के बाद जो अगला शासक आता है इसका क्या नाम था? नारायण पाल। और नारायण पाल की यदि समय अवधि की बात करें तो 854 ईस्वी से लेकर 915 ईस्वी तक के मध्य इसने शासन सत्ता को संभाला था। और नारायण पाल के संबंध में कहा जाता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था।
और नारायण पाल के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था महीपाल। क्या नाम था? महीपाल फर्स्ट। और महीपाल फर्स्ट के अगर समय अवधि की बात करें तो यह 988 से लेकर के 1038 के मध्य है। समय अवधि 988 से कितनी है? 1038 ईस्वी के मध्य। कहते हैं कि यह अत्यंत प्रतापी शासक था और इसने अनेक क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। और कहते हैं कि जब ये उत्तरी बंगाल जाता है, कहाँ जाता है? उत्तरी बंगाल। तो जब ये उत्तरी बंगाल जाता है तो उत्तरी बंगाल में उस समय कंबोजों का शासन था। किसका शासन था? कंबोजों का। और कंबोजों को ये क्या करता है? कंबोजों से उत्तरी बंगाल को छीन लेता है। इसके अलावा कहा जाता है कि बिहार को भी इसने जीता था। क्या है? बिहार को भी इसने जीता था। और इसके साथ ये बनारस तक अपने साम्राज्य को क्या इसने किया था? बढ़ाया था। बनारस तक इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। और जो महीपाल था, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो क्या था कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म को माना था इसने। तो हमने क्या देखा कि इधर उत्तरी बंगाल, बिहार और ये बनारस तक अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। और जो इसने जो धर्म अपनाया था वो क्या था? बौद्ध धर्म था। और कहते हैं कि यह अत्यंत लोकप्रिय शासक था। क्या था? अत्यंत लोकप्रिय शासक था। आम जनता के बीच में यह इसने गहरी पैठ बना रखी थी। और इसीलिए कहते हैं कि पाल साम्राज्य का इसे दूसरा संस्थापक शासक माना जाता है। क्या है? पाल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक शासक कहा जाने लगा इसे। और चूंकि बौद्ध धर्म को मानता था इसलिए इसने अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि जो नारायण पाल था ये 854 से 915 ईस्वी के मध्य शासन करता है। और नारायण पाल शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद जो अगला शासक आता है महीपाल प्रथम था। 988 से 1038 ईस्वी के मध्य शासन करता है और उत्तरी बंगाल में जाता है और कम्बोजों से उस क्षेत्र को छीन लेता है। बिहार में भी इसने जो है अपने शासन सत्ता को बढ़ाता है और यह बनारस तक अपनी शासन सत्ता को खींच करके ले जाता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अत्यंत लोकप्रिय था, पाल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक सम्राट या संस्थापक शासक इसे माना गया है। इसने अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या था? नयपाल। क्या नाम था? नयपाल। अगर इसकी समय अवधि की बात करें तो यह 1038 से 1055 के मध्य है। और कहते हैं कि एक चेदी राजा था उस समय, लक्ष्मी दुर्ग। क्या था? चेदी राजा लक्ष्मी दुर्ग के साथ इसका युद्ध हुआ था। लक्ष्मी दुर्ग के साथ इसका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था नयपाल का। और नयपाल के बाद अगला शासक आता है जिसका नाम था रामपाल। और रामपाल की अगर समय अवधि की बात करें तो 1075 ईस्वी से लेकर के 1120 ईस्वी के मध्य, 1120 ईस्वी के मध्य की समय अवधि है। और कहते हैं कि इसने कलिंग और आसाम, ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उस समय ये कलिंग के नाम से जाना जाता था। और नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम है ये क्षेत्र, कहते हैं कि रामपाल ने कलिंग से लेकर के आसाम तक
अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कलिंग से लेकर के आसाम तक इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और कहते हैं कि इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। एक लंबी अवधि होती है इतिहास में, 45 वर्षों तक इसने क्या किया है, शासन किया है। और इसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत जो अगला शासक है वो कौन है, कुमारपाल। क्या नाम था, कुमारपाल। और कुमारपाल के बाद जो अगला शासक है मदनपाल, और मदनपाल के बाद गोविंदपाल। कौन है, गोविंदपाल। और कहते हैं कि यह सब अत्यंत कमजोर शासक हुए। क्या है, अत्यंत कमजोर शासक हुए। और कहते हैं कि सामंत सेन ने क्या किया है, इस वंश को युद्ध करके समाप्त कर दिया। किसने, सामंत सेन ने। सामंत सेन ने क्या किया है कि अंत के शासकों पर हमला किया है, और हमला करके इनको क्या कर दिया है, इनके वंश को समाप्त कर दिया है। और इसी के साथ जो है पाल वंश समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।